Okay. So let's start our second chapter, that is chemistry. Second chapter, that is called as the acid, basis and salt. तो एसिड बेसिस और सॉल्ट के अंदर कौन सी चीजें आती है, तो उसके लिए हम लोग को एक डिस्कशन की तरह मैं एक फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है वो इंट्रोडक्टरी क्लास लेना चाहूंगा. So what is mean by acid, basis and salt? Can anyone tell me? So एसिड बेसिस और सॉल्ट के अंदर एसिड्स क्या होते हैं? तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एसिड्स होंगे तो ज्यादातर बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोर टू टेस्ट, बिटर टू टेस्ट, फिर उसके बाद टर्म्स ब्लू लिटमस, मतलब अ, ऐसे अलग अलग पेपर्स है, फिर इंडिकेटर्स है. तो ऐसी अलग अलग टेस्ट से भी हम लोगों को पता चलता है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. हम लोगों ने इसके पहले थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन देखा. अब हम थोड़ा सा उसके अंदर डीप में देखेंगे कि क्या होता है मेरा एसिड और क्या किसे हम लोग बेस बोलेंगे और किस तरह से बेस प्रॉपर्टी शो करता है, किस तरह से हम लोगों को बेस पता चलेगा कि ये बेस है और ये हमारा एसिड है. तो सबसे पहले जो एसिड होता है, एसिड ज्यादातर मैंने बताया था आप लोगों के बॉडी में भी सेक्रेट्स होते हैं, बॉडी के अंदर भी इनका मतलब सही से सही कॉम्पोजिशन में होना ज़रूरी होता है. अगर एसिड नहीं रहेंगे, एसिड अगर सीक्रेट नहीं होंगे, तो रिगार्डिंगली बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बॉडी में आएँगे. जैसे फूड को डिग्रेडेट करना, एक एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था. तो वो भी एक तरह का आप लोगों का एसिड का ही एक मतलब फंक्शन है. तो एसिडिटी या ओवर ईटिंग के अंदर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते थे, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने बताया था कि एसिडिटी जो होती है वो ओवर ईटिंग की वजह से होती है. ओवर ईटिंग की वजह से मतलब कैसे? तो जब भी फूड जाएगा तो फूड जैसे हम लोग माउथ से अगर मान मान लीजिए ये मेरा माउथ है और माउथ से अगर जो फूड है और ये फूड को हमने क्या किया, च्यू करना मतलब उसको ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? तो माउथ को ब्रेक डाउन किया मतलब क्या किया मैंने कि माउथ के अंदर मैंने फूड को ब्रेक डाउन किया मतलब क्या किया, तो एक तरह से ये इसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. जैसे रोटी का बड़ा-सा पीस है, उसको टिप से चिप कर दिया तो वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब हम इसको च्यू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसके अंदर एक हम और एसिड यहाँ पे भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ द लैक्टिक एसिड. तो उसके अंदर हम लोग लैक्टिक एसिड नाम का एक कंटेंट है या तो फिर एसिड है, जो इसके अंदर मिक्स करते हैं, जिसे हम लोग ला जो ये जो एसिड होता है लैक्टिक एसिड, ये हमारी सलाइवा सलाइवा में होता है. सलाइवा दैट इज कॉल्ड एज द लार. ये हमारी लार के अंदर होता है. तो वो क्या करता है, फूड को डिग्रेडेट करता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में. हमारे टीथ क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको उसके अंदर एक सलाइवा एक जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा जो है वो भी मिक्स करता है. तो सलाइवा मतलब दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टिक एसिड. तो ये लैक्टिक एसिड कहाँ पे काम आएगा, कैसे काम आएगा, तो ये हम लोग फर्दर मतलब जो डाइजेशन प्रोसेस जो होगी, हम वहाँ पे ज़रूर देखेंगे कि सलाइवा क्या करता है, फिर क्या फंक्शंस होते हैं. तो एक सिंपल शब्दों में मैं बता दूं कि सलाइवा इनहिलेशन इनहिलेशन प्रोसेस में ज़्यादातर काम करता है. इनहेलेशन प्रोसेस, इनहेलेशन मतलब निगल लेना. तो जब वो जो पर्टिकुलर पेस्ट या हम लोग ये बोलेंगे कि जो फूड होता है च्यूड फूड या डिस्ट्रक्ट जो भी है, मतलब जो भी हम लोगों ने उसको छोटे-छोटे पीसेस में और वो जो सलाइवा है, ये दोनों को मिलके क्या करना होता है, आपके फैलोपियन ट्यूब से या तो फिर आप लोगों की जो अन्न की नलिका है ना? जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अन्न की नलिका.
उसमें से नीचे जाना होता है और इतना फोर्स सिक्रेट करना होता है कि जो ऊपर आप लोगों ने एक ऊपर आने वाला जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना होता है, उसको ओवरकम करके नीचे जाना होता है। दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली एक ये जो फ्लो है या तो फिर ये जो नलिका है या तो फिर ये ट्यूब है, इस ट्यूब में से उसको एक स्मूथ फ्लो मिलना चाहिए। दैट्स वाई ये जो फूड है इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो एक छोटा सा एक सिंपल सा फंक्शन है लैक्टिक एसिड का, जो हम लोग डाइजेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनिलिएशन प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है दैट इज कौन, आप लोगों का लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या सब चीजें लैक्टिक एसिड फिर कहाँ पे सीक्रेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है। तो आपकी जो टंग के अंदर की जो सलाइवास होती है उसी में लैक्टिक एसिड मिलेगा। दूसरे एसिड की हम अगर बात करेंगे तो हमारे स्टमक में जो पेट में डाइजेशन होता है तो उस डाइजेशन में हमारे पास एक HCl नाम का एसिड आता है। तो ये और उस जो आप लोगों ने जो पर्टिकुलर फूड आप लोगों ने माउथ से लिया था वो अभी एब्डोमेन पार्ट में जाएगा। तो एब्डोमेन पार्ट में इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, मतलब उसको डिवाइड करेगा। तो वो किसका काम होता है, दैट इज HCl। क्योंकि हमें क्या करना है, इस फूड में से जो शुगर होगी या तो फिर स्टार्च होगा या तो फिर ग्लूकोज होगा, इन सबको अलग करना है। तो ये तभी अलग हो पाएंगे स्टार्च, शुगर और ग्लूकोज जब तक इसके अंदर कोई एसिड का काम नहीं होता। और इसमें से फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स हम जिसे बोलेंगे, जिसके अंदर फैट्स भी होंगे, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी होंगे, ये 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग। जिसमें फैट्स है, प्रोटीन्स है, फिर उसके बाद विटामिन्स है, इन सबको आपको क्या करना है, अलग करना है। और ये जैसे जैसे अलग तभी हो पाएंगे जब इसको फूड में से डिड्यूस करना होगा। और ये फूड में से डिड्यूस करने का काम करता है आप लोगों का HCl। ये बहुत मेन रोल प्ले करता है आपके बॉडी में या तो फिर एब्डोमेन में। ये डाइजेशन का ही मतलब सबसे ज्यादा जो एसिड यूज होते हैं वो डाइजेशन प्रोसेस में। और वहीं पे अगर आप लोगों का डाइजेशन बिगड़ गया है या तो फिर वहां पे अगर हम बोलेंगे कि एक तरह से भैया मेरे पास कोई मतलब जगह ही नहीं बची है, या तो फिर जो सोअर टेस्ट आती है आप लोगों को, सोअर टेस्ट मतलब खट्टी डकार है ना, ये तभी आती है जब आप लोगों का HCl का परसेंटेज बढ़ जाता है। और HCl तभी बढ़ेगा जब आप लोग ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा फूड लेंगे, है ना। ज्यादा फूड अगर शरीर में लेंगे तो आप लोगों का HCl का परसेंटेज बढ़ जाएगा। और HCl के परसेंटेज बढ़ने से आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों को खट्टी डकारे या तो फिर सोर जो भी है सोर फील होगा। और थोड़ा सा सोर फील होने से आप लोगों को एक अंदर जलन सी मतलब एक जलना स्टार्ट हो जाता है। वो सारे के सारे इफेक्ट है किसके, आप लोगों के इस HCl के। और ये HCl क्यों आया, क्योंकि ये ओवर ईटिंग की वजह से आया। ज्यादा खाना खाएंगे उतना वहां पे HCl सिक्रेट होगा और उतने एसिड्स और उतने साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक तरह से एक डाइजेशन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि किस तरह से मेरा डाइजेशन यहाँ पे डिस्टर्ब करता है और मेरी बॉडी के एसिडिटी को यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे हम बोलेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसके अंदर सबसे पहले एसिड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई कि वो सोर टेस्ट होती है उसकी। सोर मतलब खट्टी टेस्ट होती है। और एक होता है आप लोगों को एक लिटमस पेपर की टेस्ट है, लिटमस पेपर। ये लेबोरेटरी में होता है ज्यादातर, एक छोटा सा पेपर होता है। और जैसे ये ब्लू कलर का होना चाहिए तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा कौन, आप लोगों का लिटमस। मतलब अब ये टेस्ट कैसी होगी, तो 100% हम लोगों को ये देखना है कि
ये लिटमस पेपर कैसे होगा? तो एक पेपर एक ऐसी कोई भी सॉल्यूशन है और अगर मुझे पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है और ये सॉल्यूशन दिया है मेरे पास एक बीकर में और इसके अंदर मुझे पता करना है कि ये एसिड है या बेसिक है, तो मेरे पास एक लिटमस पेपर होना चाहिए। जैसे मैं इसके अंदर ये लेकिन कौन से कलर का होना चाहिए? 100% ये ब्लू कलर का होना चाहिए, दूसरे कलर का नहीं चलेगा। एसिड की टेस्ट करनी हो तो ब्लू में से वो रेड में कन्वर्ट होना ही चाहिए, तभी वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अभी ये मेरे पास एक लिटमस पेपर है, जैसे मैं इसके डुबा देता हूँ तो ये ब्लू में से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड में से। इसको हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू द रेड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी? आप लोगों के एसिड की, कि किस तरह से लिटमस पेपर हमारा ब्लू में से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही कंपैरेटिवली अगर हम बेस की बात करें, अब देखिए एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों चीजों के बारे में हम थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे। अब बेस जो होते हैं ये थोड़ा सा खाएंगे या फिर लेंगे तो इसमें थोड़ा बिटर टेस्ट आता है। बिटर मतलब एकदम कड़वा टेस्ट, एकदम कड़वे लगते हैं ये मुंह में जब कभी फील करेंगे तो। और आपको ये भी बता दूं कि जो बेसेस होते हैं, जो हमारे बेसेस होते हैं, ये बेस भी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं और ये भी डाइजेशन के अंदर ही सिक्रीट होते हैं। डाइजेशन के अंदर ही सिक्रीट होते हैं 100%। जब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बॉडी के अंदर जब भी वॉमिटिंग होती है तो थोड़ी देर के लिए आपके मुंह में कड़वापन आता है। ये बहुत लोगों ने फील किया होगा। इसके पीछे एक रीजन ये है कि मैंने पहले ही बताया था जब मैं एक प्रोसेस बता रहा था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन ये हम लोगों को इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जरूर आएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? इसके लिए अगर हमें कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, तो किसे बोलेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन? क्या होती है ये प्रोसेस, क्या है और यहाँ पे किस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन मेरा होगा? तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक होता है कि जब मेरे पास एक बेस आएगा और एक एसिड आएगा, इन दोनों की जब रिएक्शन हो जाएगी तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एक सॉल्ट मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर एसिड को हम सिक्रीट करते हैं, एसिड को हम लोग सिक्रीट करते हैं, तो वहां पे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इस एसिड को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोगों के पास एक हमारे बॉडी में ही एक दूसरा पार्ट क्या करता है? बेस को सिक्रेट करता है और इस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल कर देना मतलब जीरो कर देता है। और जीरो करने से क्या होगा? ये इस तरह से आपको मतलब इस फैक्टर में मिलेगा आप लोगों को सॉल्ट में। तो ये कोई भी सॉल्ट और एक वाटर, तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों की प्रोसेस। तो जब भी एसिडिटी बढ़ती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बेसिस या तो फिर कुछ सॉल्ट्स आप लोग ले लेते हैं, जो कि बॉडी के अंदर फिर आप लोगों को क्या होता है? एसिडिटी फील होती है, जैसे इनो वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो बेस है, बेस भी कभी कभी बॉडी में बाल जूस के फॉर्म में आप लोगों की बॉडी में सिक्रेट होता है। ये लीवर पार्ट में ज्यादातर निकलता है। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को रिवाइज करवाया या बताया है। तो अब इसी बेस का हम लोग लिटमस के अंदर अगर देखेंगे कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज होता है और लिटमस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में, अब देखिए लिटमस पेपर के भी दो टाइप हैं। एक होता है ब्लू, तो ये हमेशा याद रखना है कि ब्लू लिटमस किसके लिए यूज होता है और ये जो रेड लिटमस है ये किसके लिए यूज होता है। तो रेड लिटमस हमेशा बेस के लिए यूज होगा, क्योंकि
रेड लिटमस जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो 100% बेस होगा। और ब्लू जो होता है वो एसिड के लिए यूज होता है। और ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये एक लिटमस मतलब क्या, लिटमस पेपर का मतलब एक तरह का एक कागज है केमिकल फॉर्मेशन में, कि जो एज अ एसिड और बेस का एक इंडिकेटर यूज होता है। और एक इंडिकेटर है जिसे हम लोग बोलते हैं मिथिल ऑरेंज। तो मिथिल ऑरेंज इसकी टेस्ट क्या होती है और कैसे हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे इसे मिथिल ऑरेंज को, तो ये हमें यहाँ पे देखना है कि हाउ टू यूज दैट मिथिल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर इन as a indicator for acids and base। तो ये जो भी होते हैं तो वहां पे भी एक चीज है कि ऑरेंज से कलरलेस तक, और एक कलरलेस से कुछ पिंक वगैरह ऐसे कुछ लिक्विड्स है, तो वो टेस्ट देख लीजिएगा। वो अभी यहाँ पे दिए नहीं है, तो मैं दिए जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से हम लोगों की जो लिटमस सॉरी मिथिल इंडिकेटर है वो अलग अलग तरह से कन्वर्ट होता है। अब हम लोग एक कभी कभी ये तो देख लिया हम लोगों ने केमिकल जो इंडिकेटर्स है बेसिस के। अब हम थोड़ा सा दूसरे इंडिकेटर्स जो हम लोग उसे बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो नैसर्गिक रूप से आप लोगों के इसमें अवेलेबल है कि किसे हम बेस बोलेंगे। तो एक टर्मरिक का एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि आप लोग अगर एक सोडा जो है आप लोगों के घर में उसको अगर लेते हो तो टर्मरिक के ऊपर उसको रब करिए तो थोड़ी देर बाद येलो कलर आप लोगों का ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स वो है आप लोगों का बेस। 100% याद रखिएगा, जो आप लोगों के जो क्लोथ्स वगैरह में यूज होने वाला डिटर्जेंट जो है वो भी आप लोगों का बेस होता है। अब बेस का काम ही ये होता है कि कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि वाई बेस ही हम लोग कपड़ों में क्यों यूज करते हैं। कभी सोचा होगा, कभी देखा होगा। तो बेस क्या करता है, अब देखिए कोई भी कपड़े के अंदर बेस क्यों यूज किया जाता है। तो बेस का काम ये होता है कि कपड़े कपड़े जो बनाए जाते हैं वो इस तरह से इस एंगल से बनाए जाएंगे, राइट। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कपड़े के बीच में कहीं ना कहीं पे गैप होगी। और इस इस गैप्स के अंदर क्या होती है, धूल। जैसे कपड़ा अगर खराब हो गया तो इस गैप्स के अंदर धूल मिट्टी या कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे फंस जाती। तो इन गैप्स को जब हम रगड़ते हैं तो वहां पे वो धूल मिट्टी नहीं निकल पाती। तो इसीलिए बेस क्या करता है, बेस यहाँ पे एक सबसे पहला काम ये करता है कि इन गैप्स को बढ़ा देता है। कभी भी कपड़े धोने के बाद देखिएगा वो बढ़ जाएगा, ऐसे लगेगा आपको। तो वो इसी वजह से बढ़ जाता है कि कि हम लोगों की जो एक बेस की रिएक्शन है उस धागों की गैप्स के ऊपर हो जाएगी और ये गैप बढ़ जाएगी। और इसके अंदर पानी चला जाएगा और ये पानी क्या करेगा, इस जो धूल मिट्टी है उसको निकाल लेगा। तो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस जिसमें यूज होंगे वो सोप वगैरह ज्यादा अच्छी होती। तो उसके अंदर भी हम लोग और अच्छे से देखेंगे जब डिटर्जेंट या फिर जो हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये दोनों चीजें आएंगी तो दोनों चीजों में हम उसका फंक्शन जरूर देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इस तरह से हम लोग एक रेडिश ब्राउन वेन ये हम लोग देखें मतलब एक नेचुरल इंडिकेटर है मेरा किसका, टर्मरिक का। अब हम बात करते हैं कि कोई भी करी वगैरह जो होती है,
स्टेन ऑफ करी ऑन द व्हाइट क्लोथ्स वगैरह जो देखे हैं, तो वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि उसके अंदर जो हल्दी होती है, वो हल्दी क्या करेगी, वो टर्मरिक क्या करेगी, उस सोप को सोप के अंदर हमेशा हमेशा याद रखने वाली बात है। एक आपके एनसीईआरटी में ही एक लिटमस पेपर के बारे में बताया है कि ये लिटमस पेपर बनता कहाँ से है, तो क्यूरियोसिटी होगी। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो ये जो लिटमस पेपर बनाया जाता है, वो लाइट चेन नाम के एक प्रोडक्ट से बनाया जाता है। लेकिन ये पूछते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्स है, जो कि साइंस के फैक्ट्स होती है, जो हम लोगों को पता जरूरी होना चाहिए। नाउ हम लोग बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी कैसी हैं। तो ये सारे हम लोगों के अब तक के इंडिकेटर्स थे कि बेस की टेस्ट कैसे होगी, और हमेशा एसिड कौन सी हो। तो एसिड और बेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर कभी कभी हम लोग को ये बताया जाता है कि एसिड्स आर हमेशा दो टाइप के मिलेंगे। एक तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसकी का प्रोसीजर है कि वो किस तरह से एसिड्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, किस तरह से एसिड्स वीक होने चाहिए, और दूसरी बात एसिड्स होते कैसे हैं, और किस तरह से एसिड्स हम लोगों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक डिस्कशन की तरह से मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों की बुक में नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले एसिड क्या होंगे, तो एसिड का जो काम होता है, एसिड का काम होता है H प्लस आयंस को सिक्रेट करना। मतलब जब मैं किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा, जैसे HCl है, ये मेरा एसिड है। तो ये जो एसिड है, ये एसिड क्या करेगा, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो ये क्या करेगा, H प्लस आयंस का फॉर्मेशन ज्यादातर करेगा, और Cl निगेटिव आयंस। मतलब यहाँ पे H प्लस आयंस जो भी सोल्यूशन एक तरह से सिक्रीट करता है, सिक्रीट करना मतलब बनाता है, तो वहां पे जो सोल्यूशन होगा मोस्ट प्रोबेबली वो एसिड सोल्यूशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो एसिड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा H प्लस आयंस होते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे, H2SO4। तो यहाँ पे देखिएगा H प्लस आयंस ये 100% बाहर निकालेगा। तो ऐसे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे। कभी कभी ये भी होता है कि CH3COOH, एक तरह से ऐसे एसिड्स होते हैं। तो ये भी एक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, एक H प्लस आयंस और CH3COOO नेगेटिव, ऐसे दो आयंस फॉर्म करेगा। तो ये इसने भी H प्लस आयंस का फॉर्मेशन किया, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एसिड। अब ये जो H प्लस आयंस फॉर्म करना, ये जो एक तरह की टेंडेंसी होती है एसिड्स की, इन इस टेंडेंसी के बेसिस पे, या इस टेंडेंसी के बेस पे डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रांग है या एसिड वीक है। अब अगर एक सम लेवल एक डिसाइड होगी, उससे ज्यादा अगर H प्लस आयंस अगर फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर एक लेवल के नीचे अगर H प्लस आयंस अगर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वीक एसिड। तो हम लोग
अब इसका थोड़ा-सा ब्रीफ में और देखेंगे कि किस तरह से ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो एक हमारे पास एक पीएच स्केल होती है। ये पीएच स्केल हम लोग शायद कभी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको हम और अच्छे से देखेंगे बाद में। अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूँ। तो क्या कर दिया गया है कि H प्लस आयंस जितने फॉर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक सबके नंबर्स बना दिए। अब ये 0 से स्टार्ट हो गया, 0 से 7 और 7 से लेके 14 तक। अब जैसे 0 से 7 तक अगर हम बात करेंगे और ये जो 7 है, ये 7 स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज, इसे बोलते हैं न्यूट्रल स्टेज। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है। तो इस न्यूट्रल स्टेज के पास, इस न्यूट्रल स्टेज के पास अगर कोई भी सॉल्यूशन रहता है, दैट मीन्स ये वीक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड किसे बोलेंगे कि ये वीक एसिड किसे बोलेंगे? जिसकी पीएच, पीएच मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो वीक एसिड होता है वो 7 के पास अगर आके रुक गया, दैट मीन्स ये वीक एसिड है। और अगर ये 0 1 2 3 अगर ये इस रेंज में अगर होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वैसे ही अगर हम बेस की बात करें, ये 7 7 8 9 10, अब अगर ये तीन रेंजेस में अगर कोई बेस आता है, दैट इज कॉल्ड एज द वीक बेस। और अगर किसी का 14 के आसपास, 13 और 14 के बीच में है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी इसमें स्ट्रॉन्गर और वीकर में एक दूसरे का रेफरेंस लिया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से ये स्ट्रॉन्गर और वीकर होंगे। तो हम बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं। तो जितना ज्यादा H प्लस आयंस सिक्रीट किया जाएगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर होगा। जितना ज्यादा जितने ज्यादा H प्लस आयंस सिक्रीट किए जाएंगे उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे। और वही बेस की अगर बात करें तो जितने ज्यादा OH निगेटिव आयंस वो सिक्रीट करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। ये आपको बात याद रखनी है। H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस में कौन से एग्जांपल्स है। तो एक एग्जांपल सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को यूज होने वाले जो बात बताता हूँ। तो एक है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक है HCl, फिर उसके बाद H2SO4, फिर उसके बाद SO4। ओके, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3। तो ये तीन, जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये हमेशा याद रखिए। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ये बहुत सारे हैं, इतने सारे कि मुझे भी इतने ज्यादा नहीं पता होंगे। बहुत सारे एसिड्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो एसिड्स है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगों के ज्यादातर यूज होते हैं। और ये आप लोगों के कैसे है, स्ट्रॉन्गर है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कैसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओके, और हम वीक एसिड्स की बात करेंगे। तो जितने भी वीक एसिड्स होते हैं, जैसे एक CH3COOH, फिर उसके बाद HCOH। अब ये जो पर्टिकुलर एसिड्स है, इन एसिड्स को बोला जाता है, ज्यादातर ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और ये आप लोगों का एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है और ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। जब हम इनका डिटेल में जब कार्बन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों को वीक एसिड सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो वीक एसिड मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चेन होती है ज्यादातर, COOH, फिर उसके साथ फिर आप लोगों का CH3। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स चेन है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद टाइट्रिक एसिड, बहुत सारे हैं। मिथिल एसीटेट, फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये हम जब ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ेंगे तो वो ज्यादातर वीकर में आते हैं। तो इस तरह से मेरा एक वीक एसिड होगा।
और ये केमिकल रिएक्शन जब अब आप बोलेंगे कि ये एसिड पता कैसे चलेगा? तो ये एसिड हमें पहले पता चला फिनोफ्थैलिन से। तो फिनोफ्थैलिन क्या करेगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? मेरे एसिड्स हो जाएंगे। और ज़्यादातर हम टेस्ट से भी पता कर सकते हैं कि अगर बिटर टेस्ट आती है तो वो बेस होगा, और अगर सोअर टेस्ट आती है तो वो एसिड होगा। तो ये छोटा सा स्मॉल डिस्कशन के तौर से मैंने लेना था। अगर फिर भी अगर उन सारी चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अच्छे से लेंगे कल। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डीपली और अच्छे से बताऊंगा मैं कल के सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।